सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद के 11 उत्तरवर्ती मुगल काल। अब तक हमने बहुत सारी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। लगभग हमने मॉडर्न इंडिया को, लगभग हमने मेडवल इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के साथ मेडवल इंडिया खत्म हो गई है, जो अपने औरंगजेब को खत्म किया, और अभी अपनी चालू होगी मॉडर्न इंडिया। और बीच में दो टॉपिक रहते हैं, एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक भारत में यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, इन्हीं के साथ मॉडर्न इंडिया चालू होगी। और जो आज का जो टॉपिक है 11 उत्तरवर्ती मुगल काल, 11 उत्तरवर्ती मुगल वंश, ये मॉडर्न इंडिया का ही टॉपिक है। पर फिर भी मैंने मेडोल इंडिया में ही करवा रहा हूँ इसको, ताकि जो अपनी मुगलों की जो इतिहास बना हुआ ना, ये कंटिन्यू रहे सीरीज, मतलब बीच में टूटे नहीं। नहीं तो 1707 के बाद दो टॉपिक और आने थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य और यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। इसके बाद फिर 11 उत्तरवर्ती मुगल काल आते, फिर 1707 से आगे कंटिन्यू होता। पर ऐसा करने में ठीक नहीं रहता, बिल्कुल सीरीज टूट जाती है। तो 1707 से लेके अब 1857 तक अभी जितने 11 उत्तरवर्ती मुगल काल हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये 5 से टॉपिक हैं जो मॉडर्न इंडिया के टॉपिक हैं। मॉडर्न इंडिया 1707 से लेकर 1947 तक होएगी। ठीक है, इसमें मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा मॉडर्न इंडिया के अंदर, और यूरोपीय को भारत में आगमन, मतलब कैसे यूरोप के लोग भारत के अंदर आएंगे और भारत में नए राज्य, कैसे भारत में और नए राज्य पनपेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव, मतलब ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश साम्राज्य जो यूरोप से आया है, वो कैसे अपने ऊपर आर्थिक प्रभाव डालेंगे, कैसे अपने को कमजोर करेंगे आर्थिक रूप से। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कैसे अपने आंदोलन किए उनसे, ब्रिटेन वालों से आज़ाद होने के लिए, और कैसे फिर आज़ाद हो पाए अभी। इसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन विकास। अब ब्रिटेन साम्राज्य ने पूरे भारत के ऊपर विकास अधीन कर वो शासन कर लिया है, उनसे अभी छुटकारा पाएंगे और फिर अपना भारत का विकास होएगा। मतलब उनके अंडर में रहेगी भारत का कितना क्या विकास हो पाया, जैसे रेलवे को बनाना, ये सब। इसके बाद अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो औरंगजेब के बाद अपनी ने छोड़ दी थी। 1707 से लेकर 1857 के मुगल बादशाह का, मतलब मुगल साम्राज्य का पतन। अब कैसे जो मुगल साम्राज्य है जिसकी नींव बाबर ने रखी थी, पूरा खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं औरंगजेब आलमगीर को, जिसका शासन 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक रहा, जो इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। और 11 सूबे थे इसके अंदर में। 11 सूबे मतलब 11 राज्य। ठीक है, अब जो एक राज्य था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और जो 14 सूबे थे वो उत्तर भारत में थे, और जो 6 सूबे थे वो दक्षिण भारत में थे, जिसमें से औरंगाबाद, बराई, गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक और अहमदनगर, ये 6 सूबे महत्वपूर्ण है। पेपर में देखने को मिलते हैं कि दक्षिण भारत का कौन सा सूबा या कौन सा राज्य औरंगजेब के अधीन नहीं था। तो इनमें से तो ऑप्शन देख के आपको फिर देखना पड़ेगा कौन सा था और कौन सा नहीं था। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब की डेथ होगी यहाँ पे 1707 में, और जैसे ही डेथ हुई तो औरंगजेब के जो 5 बेटे थे उनके अंदर गृह युद्ध चालू हो जाएगा। अब एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करेंगे वो, और राजपाट हथियाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। ठीक है, ये जो दो थे, सुल्तान और अकबर, ये औरंगजेब के जो बेटे थे। ये जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तभी इनकी डेथ हो गई थी, मोहम्मद सुल्तान की और मोहम्मद अकबर की। इसके बाद आगे देखते हैं। लाइट हैज गॉन, लाइट जा चुकी है अब, और गर्मी में ही देखते हैं कितना काम हो पाता है। अब लाइट आने आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो अभी काम तो करना ही है। इसके बाद दो जो बेटे थे इनकी डेथ हो जाती है, सुल्तान की और अकबर की, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र जीवित बचते हैं। अब 3 पुत्रों के अंदर गृह युद्ध होगा, जिसमें 1707 में सबसे प्रमुख युद्ध है जजाओ का युद्ध, जो मुआज्जम और आजम के बीच हुआ। ठीक है, अब मुआज्जम ने आजम को मार दिया यहीं पे और हरा दिया युद्ध को, इसको युद्ध के अंदर हरा दिया, और मुआज्जम ने उपाधि धारण कर ली बहादुर शाह प्रथम की, जो 1707 से लेकर 1712 तक मुगल बादशाहों में राज करेगा। ठीक है, अब 1709 में जो बहादुर शाह है या जो मुआज्जम है, इसने काम बख्श को मार दिया, जो एक और भाई बचा था इसका, काम बख्श, इसको मार दिया। सारे भाइयों की डेथ होगी, बस एक भाई बचा है, ये बहादुर शाह या मुआज्जम। ठीक है, बहादुर शाह 63 वर्ष की आयु में राजा बना, मतलब बूढ़ा था जब ये राजा बना। और सबसे ज़्यादा उम्र में राजा बनने वाला ये बहादुर शाह ही था, और सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला अकबर कहलाया था 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, जब ये ज़्यादा उम्र में राजा बना तो इसको बूढ़ा बादशाह कहते थे, या फिर इसको साहेब अकबर कहते थे,
क्योंकि याददाश्त कमजोर थी इसकी बहुत ज़्यादा, बेखबर था ये, भूल जाता था चीज़ों को। इसके बाद इसने सिखों के जो 10वें गुरु है गोविंद सिंह, इससे मेल मिलाप की संधि अपनाई, क्योंकि औरंगजेब कम से कम आधे भारत से दुश्मनी मोल लेके मारा था। और जब औरंगजेब की डेथ होगी तो बहादुर शाह इसको कवर करने का काम करता है, मतलब मेल मिलाप की नीति चालू करेगा सभी के लिए। जैसे सिखों के गुरु को मरवा दिया था औरंगजेब ने, तो सिखों का 9वें गुरु को मरवाया था, तो जो सिखों का 10वें गुरु है गोविंद सिंह से मेल मिलाप की नीति करेगा और संधि अपना लेगा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया, और आगे चल के बंदा सिंह बहादुर विद्रोही बनेगा इनका, मुगलों का। बहादुर शाह ने बहुत कोशिश की कि मेल मिलाप की संधि पूरे भारत के साथ हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। कुछ कुछ राजाओं ने टाइम टाइम पर अपना प्रतिरोध जारी रखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बहादुर शाह और क्या क्या करवाएगा और कैसे मेल मिलाप की संधि को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये मेल मिलाप की संधि को बुंदेला सरकार के द्वारा सौंपता है और भरतपुर के राजा चूड़ामन के सामने सौंपता है, और दोनों के दोनों स्वीकार कर लेते हैं और मेल मिलाप की संधि कर लेते हैं। ये औरंगजेब के बिगाड़े हुए सारे काम ठीक करने की कोशिश कर रहा है बहादुर शाह। 1707 में बहादुर शाह ने मेल मिलाप की संधि के लिए साहू को गिरफ्त से छोड़ दिया, क्योंकि साहू को गिरफ्त से छुड़वाने के लिए मराठा जो साम्राज्य था पूरा पूरा संघर्ष कर रहा था। जब साहू को गिरफ्त में किया गया था ना, तब कुछ समय के बाद संभाजी की डेथ हो गई थी, लेकिन वहां पे मराठा साम्राज्य खाली हो गया। तो साहू का एक छोटा भाई, उसका संभाजी का छोटा भाई था राजा राम। राजा राम गद्दी पर बैठता है, मराठा शक्ति को संभालता है, लेकिन 1700 में राजा राम की भी डेथ हो जाती है, इसको भी मार दिया जाता है। और अब राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई, ये गद्दी पर बैठेगी और अपना शासन को चलाएगी। अब जब 1707 में साहू को गिरफ्त से छोड़ दिया गया, तो 1707 में साहू को छोड़ती साहू अपने वापिस गया शासन करने के लिए, तो देखा तो ताराबाई गद्दी पर बैठी हुई है, जिसने शासन छोड़ने से मना कर दिया, जो इसकी चाची थी। ठीक है, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ, क्योंकि मराठों में गहरा युद्ध एक यही देखने को मिलता है, शाहू और ताराबाई के बीच में। ताराबाई को हरा दिया जाता है और शाहू को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही शाहू ये युद्ध जीतता है, इसको उपाधि प्रदान होती है छत्रपति शिवाजी की, और यही आगे चलकर अपने मुगलों के लिए युद्ध करेगा। ठीक है, इसी समय पे यूरोप की कंपनियों का जो वर्चस्व स्थापित होना चालू हो जाता है, और यूरोप की कंपनी सबसे पहले आएगी पुर्तगाल, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर तीसरे नंबर पर डच आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, और फिर फ्रांसीसी आएंगे 5वें नंबर पर। ठीक है, यूरोप की कंपनियों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो व्यापार करना और दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना, और इनका धर्म था ईसाई धर्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1711 में जो डच समूह है ये बहादुर शाह के दरबार में आया, और इसका डच समूह का नेतृत्व किया जेसुआ केटलर ने, मतलब ये भी एक डच था जेसुआ केटलर। इन डच के साथ में एक पुर्तगाली महिला आई थी जो जूलियाना थी, जो बहुत सुंदर थी देखने में, और बहादुर शाह को ये देखते ही पसंद आ गई थी, तो बहादुर शाह ने इसको उपाधि दी विधवा बीवी के नाम से। ठीक, इसीलिए ये प्रत्येक एक महिला को लेके आते थे डच, और अभी भी ऐसा ही करते हैं ये लोग। जैसे मोदी से मिलने के लिए मेलोडी को आगे किया जाता है। ठीक है, 1712 में इनकी बहुत बढ़िया रणनीति है, हमेशा से काम काम करती है इनकी रणनीति। नहीं तो सारे डच के बीच में ये अकेली पुर्तगाली महिला क्या काम करती थी, बल्कि सुंदरता को दिखाने के लिए जुलियाना को लेके आए, और जो सुंदरता दिखी फिर बहादुर शाह को इसको उपाधि दी विधवा बीवी। 1712 में बहादुरपुर का अभियान किया बहादुर शाह प्रथम ने, और यहीं भी इसकी डेथ होगी। ठीक है, 1712 में बहादुरपुर का अभियान किया और बहादुर शाह की यहीं पे डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। अब बहादुर शाह के देखते हैं नाम क्या क्या पड़े हैं। बहादुर शाह का नाम है शाह आलम प्रथम, बूढ़ा बादशाह, मुआजम, जो भी ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, शाह बेखबर क्योंकि भूल जाता था, याददाश्त कमजोर थी, और बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब जैसे ही बहादुर शाह की इसकी डेथ होती है, तो इसके बेटों में गहरा युद्ध हो जाता है, और गहरा युद्ध को जीतता है जहादर शाह। जहादर शाह 1712 से लेके 1713 तक ही रहेगा, 1 वर्ष के बाद ही इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मुगल बादशाह में सबसे प्रथम अयोग्य शासक, सबसे निठल्ला,
इसको लंपट मूर्ख कहते थे। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। ठीक है, ये जो जहादर जहादर शाह है, ये असद खान का पुत्र था एक्चुअल में। असद खान है को असद खान बहुत महत्वपूर्ण है। असद खान का पुत्र होने के बावजूद इसको गद्दी पर बैठाया गया और बाद में इसने राजपाट संभाला। और जो बाद असद खान है, इसको इसने अपने दरबार में वकील रखा, और जो असद खान का बेटा है जुल्फिकार खान, उसको इसने मंत्री बना दिया। ठीक है, अब पूरी शक्ति थी जो असद खान के पास चली गई थी, तथा असद खान के बेटे जुल्फिकार मंत्री के पास चली गई थी। इसने मेल मिलाप की संधि को आगे बढ़ाया जहादर शाह ने, और जय सिंह जयपुर का शासक को मेल मिलाप की संधि के अंडर में ले लिया, और अजीत सिंह मारवाड़ के शासक को मेल मिलाप की संधि के अंडर में ले लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जहादर शाह को, जहादर शाह ने कैसे राजपाट संभाला। ठीक है, जहादर शाह की एक प्रेमिका थी लाल कुंवर। जो ये प्रेमिका थी ना जहादर शाह की, ये दरअसल दिल्ली की एक वेश्या थी, जिससे कोई भी खुश नहीं था मुगल दरबार में। पर जहादर शाह इसे शादी करके ले आता है मुगल दरबार में, और जैसे ही शादी करके ले आता है, तो जो लाल कुंवर के जितने भी रिश्तेदार थे ना, सारे रिश्तेदारों को ये अपने दरबार में बिठा देता है, जिससे पूरा पूरा मुगल साम्राज्य एकदम इसे खतरनाक तरीके से घृणा करने लग जाता है, क्योंकि लैला मजनू ने सारे मुगल बादशाह को रुला के रख दिया है। ठीक है, इसके समय में दो मंत्री प्रसिद्ध थे, फेमस थे, जो सैयद बंधु के नाम से। और जो ये सैयद बंधु है, आगे चलकर इनके इतिहास में बहुत बढ़िया नाम होने वाला है। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि सैयद बंधुओं ने बहुत कम से कम 4 राजाओं को गद्दी पर बैठाने का काम किया। इनके पास पास देखते जाना कैसे पावर आती चली जाएगी। जो सैयद बंधु है ना, ये एक का नाम है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली। अब फरुखसियार ने सैयद बंधु की हेल्प से जहादर शाह को मरवा दिया। अब जो फरुखसियार है ना, अगला राजा, जो इसका जहादर शाह का नेक्स्ट जो राजा है, उसने क्या किया, सैयद बंधु की हेल्प से इस जहादर शाह को मरवा दिया, क्योंकि सारे इससे नफरत करते थे, एकदम बेकार था ये। ठीक है, इसके बाद फरुखसियार को देखते हैं 1713 से 1719 तक। इसको इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर मतलब इतना बढ़िया था नहीं है, इसने ज्यादा बढ़िया काम नहीं किया, बल्कि खुद गद्दी पर बैठा रहा, और राजपाट सैयद बंधुओं ने किया। ठीक है, इसने सैयद बंधुओं को वजीर बनाया और एक को बख्शी बनाया। वजीर मतलब मंत्री अब्दुल्ला खान को, और बख्शी मतलब सेनापति हुसैन अली को। मुगल दरबार में जो सेनापति होता था उसको बख्शी कहते थे, और जो मंत्री होता था उसे वजीर कहते थे। ठीक है, वजीर अब्दुल्ला खान और बख्शी बने हुसैन अली। सारी की सारी पावर इनके हाथ में चली जाएगी, और आगे आने वाले रफ़ी उद दर्जात को और रफ़ी उद्दौला को यही अपने वो बनाएंगे, सैयद बंधु अपनी पावर से राजा बनाएंगे उनको। अब सैयद बंधु को फुल पावर थी, तो उन्होंने अगले 4 राजाओं को बनाने का काम किया। जो एक तो फरुखसियार खुद हो गया, क्योंकि फरुखसियार की हेल्प से जहादर शाह को मरवा दिया है। दूसरा राजा हो गया रफ़ी उद्दर्जात, जो इस फरुखसियार के बाद जो राजा बनेगा। रफ़ी उद्दर्जात का एक छोटा भाई था रबी उद्दौला, इसको गद्दी पर बैठाया गया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, इन चारों को गद्दी पर बैठाने का काम करेगा। और जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसको पता था ये बात कि सैयद बंधुओं ने आने वाले राजाओं को मरवा दिया है, तो ये कभी ना कभी मेरे को भी मरवा सकते हैं। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला क्या करेगा, इन सैयद बंधुओं की हत्या करवा देगा। ठीक है, ये आगे चल के हम देखेंगे। सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। और 1716 में फरुखसियार ने सिखों के सेनापति बंदा सिंह बहादुर की हत्या करवा दी। जो सिखों का जो सेनापति था ना, बंदा सिंह बहादुर, बहुत बढ़िया था इन सिखों के लिए। और इसकी एक आगे अलग स्टोरी देखेंगे जब सिख साम्राज्य को पढ़ेंगे बंदा सिंह बहादुर की। बंदा सिंह बहादुर को फरुखसियार ने मरवाया सैयद बंधुओं की हेल्प से। ठीक है, ये बात याद रखना, तुम काम की है पेपर के लिए। 1717 में अंग्रेजों को फरुखसियार ने स्वर्ण फरमान दिया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 के अंदर अंग्रेजों को फरुखसियार ने मैग्ना कार्टा मतलब गोल्डन परमिशन दे दी। उनका मैग्ना कार्टा होता था कि अब तुम्हारे को अधिकार है संपूर्ण तरीके से कि तुम पूरा अपना जो भी कंपनी का वर्चस्व है स्थापित कर सकते हो। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ये 1215 के अंदर ब्रिटेन के जो राजा थे किंग जॉन ने अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार लिखवाए थे। ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए जो अपने मौलिक अधिकार है ना, 12 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक,
उनको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब तुम ये कमेंट करके बताना कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं संविधान के किस भाग के अंदर आते हैं। इसके बाद है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने फ्रुक्सियार का इलाज किया। एक बार इसके फ्रुक्सियार के पैर में फोड़ा हो जाता है, जिसको मुगल दरबार में कोई भी ठीक नहीं कर पाता, और कोई भी ठीक नहीं कर पाता तो मुगल दरबार में अंग्रेज आता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, और इसके फोड़े पैर की सर्जरी करके इसको ठीक कर देता है। और फ्रुक्सियार से खुश हो गए अंग्रेजों को परमिशन दे देता है कि तुम बंगाल के अंदर मुफ्त में व्यापार करो, मतलब टैक्स फ्री व्यापार। ठीक है, फिर अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की परमिशन दे देता है। और शहीद बंधु तथा फ्रुक्सियार की योजना, अब क्या है ये शहीद बंधु तथा फ्रुक्सियार की योजना? शहीद बंधु योजना बनाएंगे फ्रुक्सियार को मारने की, और फ्रुक्सियार योजना बनाएगा शहीद बंधुओं को मारने की, क्योंकि एक दूसरे को पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब शहीद बंधु क्या करेंगे? शहीद बंधु जाएंगे मराठों के पास। मराठों में कौन है इस टाइम पे? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप फ्रुक्सियार को मारने में हमारी हेल्प करो, और हम आपको मुगल साम्राज्य में जब आप अटैक करोगे ना, तब हम आपकी मदद कर देंगे। तो उस समय पे छत्रपति शिवाजी ये कहता है कि मेरे पास अब संपूर्ण पावर नहीं है, बल्कि 1712 1713 तक मेरे पास संपूर्ण पावर थी। अभी जो मराठा साम्राज्य है ना, इसके अंदर पेशवा प्रणाली लगा दी गई है। पेशवा प्रणाली का मतलब है मंत्री या पीएम। अब प्रधानमंत्री राज करता है वहां के ऊपर। अब प्रधानमंत्री कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ये संधि कर लेते हैं, और बालाजी विश्वनाथ कहता है मैं फ्रुक्सियार को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और तुम जब मैं दिल्ली के ऊपर कूच करूं तो मुगल सेना को हराऊं जब मैं, तो मेरा साथ देना तुम लोग जब। तो ये दोनों संधि कर लेते हैं। अब दिल्ली की संधि कहा जाता है इसको। 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में संधि हो जाती है। ठीक है, इस संधि के तहत 1719 में फ्रुक्सियार की हत्या करवा दी जाती है बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के द्वारा। और फिर अगला शासक बनता है रफी उद्दरजात। ठीक है, रफी उद्दरजात कुछ समय तक ही शासन रफी उद्दरजात कुछ समय तक ही शासन करेगा। सबसे कम शासन करने वाला यही मुगल बादशाह था। सबसे कम शासन मात्र 3 महीने तक, क्योंकि बीमार हो जाता है ये और जल्दी इसकी डेथ हो जाती है, और टीवी से मृत्यु हो जाती है, तथा इसका छोटा भाई रफी उद्दौला गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब कभी कभी कमेंट कर दिया करो कहाँ से वीडियो को वॉच आउट कर रहे हो, क्योंकि गर्मी में वीडियो बनानी पड़ती है बहुत, इतनी अपने पास फैसिलिटी है नहीं, एसी वेसी लगवा नहीं रखी कुछ। जब कुछ इनकम चालू होएगी यूट्यूब से तब एसी वेसी लगवाएंगे। तो कम से कम लाइक कमेंट कर दिया करो, सपोर्ट दिखा दिया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा लिखना पड़ता है इतनी गर्मी में, फिर बनानी पड़ती वीडियो, फिर एडिट करनी पड़ती है, बहुत काम रहते हैं भाई। इतनी रिक्वेस्ट है, कम से कम लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कभी कभी, और शेयर करो तो तुम्हारी मेहरबानी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रफी उद्दौला के बाद में। ये रफी उद्दरजात गद्दी से हार गया है, अब रफी उद्दौला आएगा और कैसे गद्दी के ऊपर बैठेगा, और इसके आगे चलते रहेंगे। 1857 में संपूर्ण मुगल बादशाह खत्म हो जाएंगे, जो तुम्हारे पेपर के लिए कम से कम 4 नंबर पक्के हो जाएंगे प्रत्येक पेपर के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं रफी उद्दरजात के बाद रफी उद्दौला का शासन। ठीक है, रफी उद्दौला को द्वितीय शाहजहां भी कहा जाता है। ये काम का प्रश्न है बस कि द्वितीय शाहजहां किसे कहा जाता है? रफी उद्दौला को। ये भी कुछ खास काम का नहीं है, रफी उद्दौला जल्दी डेथ हो जाएगी। दूसरा कम शासनकाल इसी का रहा है 3.5 वर्ष का, और अतिसर रोग से मृत्यु हो गई इसकी। अतिसर मतलब पेचिस, दस्त रोग। ठीक है, दस्त रोग से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, अकबर की, गौतम बुद्ध की, और जवाहरलाल नेहरू की। याद रखना है। ठीक है, ये 3 फेमस है, और ये फेमस नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अकबर की भी अतिसर रोग से डेथ होती है, गौतम बुद्ध की भी अतिसर रोग से डेथ होती है 80 वर्ष की आयु में। इसके शिष्य चूंद के घर जब ये शुअर का मांस खा लेता है तब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, और जवाहरलाल नेहरू की भी ऐसी डेथ होती है। इसके बाद अगला शासक बनता है रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला कहेंगे क्योंकि ये रंगीले शौक रखता था अपने। ठीक है, ये मोहम्मद शाह है, ये किसका बेटा है?
जो औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह आया था ना, उसका बेटा था जहारन शाह, उसका बेटा था जहान शाह। जहान शाह का बेटा है और बहादुर शाह का पोता है, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम का पोता था तथा जहान शाह का बेटा था। इसको सेनापति रंगीला बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ना अरब में ज़्यादा समय बिताता था। अरब मतलब मुगल बादशाहों में जहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा रहती थी ना, वहाँ उसको उस स्थान को अरम कहा जाता था। तो ये अरब में अपना ज़्यादा समय बिताता था, ठीक है। इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। और इसको सबसे ज़्यादा आलसी, कायर, डरपोक, लापरवाह और ऐसा मुगल बादशाह बताया जाता था। सबसे ज़्यादा आलसी, सबसे ज़्यादा कायर, सबसे ज़्यादा डरपोक ऐसा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इसके बाद 1720 में शेर सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा देता है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है अगर ये हत्या नहीं करवाएगा तो सैयद ब्रदर्स इसको हत्या करवा देंगे। अब सैयद ब्रदर्स की हत्या किसके हाथों करवाता है? निजाम उल मुल्क के हाथों। और निजाम उल मुल्क को गद्दी दे देता बाद में, जिसको दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है, ठीक है। दक्कन तथा हैदराबाद का सूबेदार बना दिया जाता है इसको। हैदराबाद का पूरा क्षेत्र दे दिया जाता है और निजाम उल मुल्क को हैदराबाद का सूबेदार बना दिया जाता है। यहीं पे सैयद ब्रदर्स की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और आगे हम अब मुगल बादशाहों को कंटिन्यू रखेंगे। अब सैयद ब्रदर्स थे, उनसे संधि करी थी बालाजी विश्वनाथ प्रथम ने, जिसको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। सैयद ब्रदर्स के मरने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? बालाजी को, तथा ये सदमे से चल बचा, तथा इस सदमे से इसकी डेथ होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा सदमा लगा। इसको ये पता था तूने तो इनका काम कर दिया, अब तेरा काम करवाने की बारी आई, तो सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया गया। अब जो बालाजी विश्वनाथ है, उसके मरते ही, उसके मरने से पहले ही वहाँ पे मराठा साम्राज्य में ऐसी प्रथा चला दी थी कि जो पेशवा जो पद है ना, वो वंशानुगत कर दिया गया है। वंशानुगत मतलब उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे चलते रहेगा। और पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के हाथ में ज़्यादा पावर रहती थी। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद में उसका बेटा बाजीराव प्रथम वो गद्दी संभालेगा और अपना राजपाट करेगा और दिल्ली के ऊपर अटैक करेगा। बालाजी विश्वनाथ प्रथम, ठीक है। बालाजी नहीं, बाजीराव प्रथम। बा, अब बाजीराव प्रथम दिल्ली के ऊपर अटैक करेगा और दिल्ली को महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक मराठों का शासन लेके जाएगा, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो मराठों को महाराष्ट्र से दिल्ली तक ले आया, किंतु लाल किला नहीं ले पाया था ये। अब 1739 में, बीच में कुछ काम का है नहीं, तो 1739 आ जाता है। 1739 में एक व्यक्ति रहता है नादिर शाह, जो ईरान और फारस की जगह है ना, जैसे ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान और फारस यहाँ पे रहते हैं। इनके पास में एक वंश चल रहा था, दुर्रानी वंश, सबसे खतरनाक वंश। एक मूवी है डॉन नंबर 1, उसके अंदर भी एक दुर्रानी नाम का शासक रहता है। तो ऐसे दुर्रानी जो वंश है वो खतरनाक वंश था। तो दुर्रानी वंश के अंदर एक सबसे खतरनाक राजा आता है नादिर शाह। नादिर शाह भारत के ऊपर अटैक करता है और भारत के अंदर आ जाता है और भारत के अंदर एक युद्ध लड़ता है 1739 में, करनाल का युद्ध, मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला इस समय पे राजा है, तो मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, उसको 5 लाख रुपए दे देता है और कह देता है तो दिल्ली मत आइए, ठीक है। जैसे ये बात कह देता है तो जो नादिर शाह है वो करनाल के अंदर लूटपाट करके वापस जा रहा होता है। तो इतने में एक व्यक्ति है शहादत खान। शहादत खान उसको, नादिर शाह को कहता है कि तू दिल्ली आ। दिल्ली आके फिर कम से कम 40 से 45 दिनों तक नादिर शाह लूटपाट करता है और मुगलों से 70 करोड़ रुपए तक वसूल करके लेके जाता है, पूरी लूट माट करके। और कोहिनूर का हीरा ले जाता है और मुगलों की आन बान शान जो तख्ते ताऊस था उसको भी चुरा के ले जाता है, पूरा पूरा उठा ले जाता है। ऐसा कहा जाता है जो कोहिनूर का हीरा है, जिस भी बादशाह ने या जिस भी पुरुष ने लिया उसको, उसी की डेथ होती चली गई। और 1747 में फिर नादिर शाह की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो सिर्फ स्त्री के पास ही शोभा देता है। पुरुष के पास जाएगा, पुरुष की हत्या हो जाएगी या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाएगी अचानक से, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। अब नादिर शाह कौन था? ईरान और फारस का वंश, दुर्रानी वंश है, जिसके अंदर एक वंश का शासक था ईरान। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को, ठीक है। उस समय पर मुगल शक्ति कमजोर हो चुकी थी। अब मुगल शक्ति कमजोर क्यों हो चुकी थी? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला था,
इसके हाथों से जितने राजपाट थे, जितने सूबे थे, जितने राज्य थे, सारे चलते चले जा रहे थे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे वो, बल्कि राजा के अधीन काम नहीं कर रहे थे। अब वो कौन कौन है फेमस है? कुछ स्वतंत्र राज्य: अवध, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जयपुर और हैदराबाद। यही यहाँ से ज्यादा टैक्स आता था, यही अपने अलग होते चले गए। अवध को स्वतंत्र किसने करवाया? शहादत खान ने। ये वही शहादत खान है जो नादिर शाह को निमंत्रण भेजेगा कि दिल्ली आ, और 70 करोड़ रुपए तक का नुकसान करवा देगा मुगलों का। ठीक है। इसके बाद बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र करवा लिया। हैदराबाद को निजाम उल मुल्क और चिनकलिज खान ने इन्हें स्वतंत्र करवा लिया। ठीक है। बीच बीच में भाई कमेंट कर दिया करो ताकि मोटिवेशन बना रहे, और वीडियो को कहाँ से वॉच आउट कर रहे हो जरूर से कमेंट करके बताया करो। ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसी वीडियो स्टार्ट करी तभी लाइट आ गई, नहीं तो 10 मिनट हो गए थे, मैं सोचा ऐसी वीडियो बना देते हैं अंधेरे में ही। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। 1739 में करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। ठीक है। जिसमें नादिर शाह जीत जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, पर डेथ नहीं होती मोहम्मद शाह रंगीला की, छोड़ दिया जाता है जिंदा ही। उसके बाद दिल्ली से 70 करोड़ रुपए ले जाता है कि नादिर शाह, और अपने तख्ते ताउस, कोहिनूर का हीरा, ये सब लूटपाट के ले जाता है। ठीक है। इसके बाद 1747 में कोहिनूर का हीरा ले जाने की वजह से ऐसा कहा जाता है इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि कोहिनूर का हीरा अपशगुन था सभी पुरुषों के लिए। नादिर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है। नादिर शाह के बाद ईरान का शासक बना उसका बेटा अहमद शाह अब्दाली। जो अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरा युद्ध भी लड़ेगा। ठीक है। ये वहां का शासक बन गया ईरान का, और भारत का शासक बनेगा अहमद शाह। ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, ये अहमद शाह अब्दाली है और भारत का शासक बनेगा अहमद शाह। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर बहुत सारे आक्रमण करवाए और मराठों के साथ पानीपत का युद्ध किया 14 जनवरी 1761 को। और फिर कुछ समय के बाद मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है, और अगला शासक बनता है फिर अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। ये तो अहमद शाह शासक बना है भारत का, और वो अहमद शाह अब्दाली शासक बना है ईरान का। ठीक है। अभी भारत का अगला शासक बनता है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। 1754 में भारत का राजा आलमगीर द्वितीय बना। कुछ समय के बाद इसकी जो अहमद शाह इसकी डेथ हो जाती है 1754 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है आलमगीर द्वितीय, 1754 से लेके 1759 तक, 1754 से लेके 1759 तक। ठीक है। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण बात है आलमगीर द्वितीय की, इसके शासन में एक प्लासी का युद्ध होता है जो कि काफी निर्णायक युद्ध था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। ठीक है। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, और 1759 में आलमगीर की इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब अगला शासक देखते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। ठीक है। 1759 से लेके 1806 तक शासन करेगा ये। अब शासन लगभग खत्म होता चला जा रहा है इनका, पूरी की पूरी बागडोर अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। जैसे बक्सर का युद्ध होएगा 1764 में, तो पूरी पूरी कंप्लीट बागडोर इनके हाथ में चली जाएगी, अंग्रेजों के हाथ में। इसके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को, मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। अब मराठों की हार होगी इसमें, अहमद शाह अब्दाली की जीत होगी। अहमद शाह अब्दाली वही है नादिर शाह का बेटा। अब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 को। बक्सर के युद्ध के लिए शाह आलम द्वितीय था, मतलब ये जो राजा था बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ, और मीर कासिम शामिल हुआ, और शुजाउद्दौला शामिल हुआ। ठीक है। इन तीनों को एक्टर मुनरो ने हरा दिया, एक्टर मुनरो जीत गया, और ये तीनों हार गए बक्सर के युद्ध के साथ। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद जो अवध का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का जो पूरा पूरा राजपाट संभालते थे मुगल बादशाह के अंडर में ये शासक, और जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, अब ये इनके हाथों से भी पूरा पूरा शासन चला जाएगा, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बागडोर इनके अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों, वहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया, वहाँ पे व्यापार करना चालू कर दिया उन्होंने संपूर्ण तरीके से, और टैक्स वगैरह बिल्कुल भी देना बंद कर दिया। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, तब मुगलों को इन्होंने पेंशनकारी बना दिया, कि मुगलों का एक पद बना दिया गया। मुगल बादशाह है ना जो ये पद है, इसके ऊपर पेंशन दी जाएगी तुमको, और तुमको ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करनी नहीं है,
नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको, ठीक है। ये संधि होगी। 1803 में मुगलों को पेंशनकारी बना दिया गया और सबसे पहला मुगल जो पेंशनकारी बना ये बना शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसके बाद मुगलों के बादशाह का पद केवल नामात्र रहेगा और मुगलों की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा होगी। मतलब मुगलों का जो पद है ना केवल नामात्र रहेगा, केवल पेंशन देने के लिए। और मुगलों की नियुक्ति कौन करेंगे? अब अंग्रेज लोग मुगलों की नियुक्ति करेंगे। अब 1806 में शाह आलम की मृत्यु हो जाती है और अगला जो बादशाह आएगा वो सबसे पहला मुगल बादशाह हुआ जिसकी नियुक्ति अंग्रेज लोग करेंगे, ठीक है। दो मुगल बादशाह बच गए, फिर 1857 तक ये पूरी पूरी टॉपिक खत्म और मुगल बादशाह की सीरीज पूरी खत्म, ठीक है। दो टॉपिक को और देखते हैं आगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं और दूसरे को राइट कर देता हूँ, तब तक तुम लोग वेट करो। इसके बाद देखते हैं अंतिम दो मुगल बादशाह और इसी के साथ फिर मुगल बादशाह की सीरीज खत्म हो जाएगी और आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विजयनगर साम्राज्य से और भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो बीच में तो हम दो टॉपिक है इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। आइए कंटिन्यू करते हैं अब। इसके बाद है अकबर द्वितीय जो 1806 से लेकर 1837 तक राज करेगा। क्योंकि एक अकबर बीच में पहले भी आ चुका है इसलिए इसका नाम अकबर द्वितीय रखा गया है। 1806 से 1837 तक राज करेगा। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पहला मुगल बादशाह है ये। यहाँ से बस प्रश्न बनेगा तो इस चीज का क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ठीक है। इसके बाद 1830 में इसने अकबर द्वितीय ने राजा राम जो जाट है इसको मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जो जाट राजा राम है इसको राजा की उपाधि देने वाला अकबर द्वितीय कहलाया है, ठीक है। फिर इसकी डेथ हो जाती है 1837 के बाद। इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर। इसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय जफर, ठीक है। क्योंकि एक बहादुर शाह पहले भी आ चुका है, ये 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह प्रथम रहा था इसलिए वो प्रथम था और ये द्वितीय है, ठीक है। उनका नाम ऐसे रखा गया था इसलिए उसका नाम प्रथम रखा था। इसकी कलम का नाम था जफर तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बहादुर शाह द्वितीय जफर या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इसको। 1837 से लेकर 1857 तक राज करेगा ये। राज तो क्या करेगा, पेंशन के ऊपर बैठा रहेगा और फिर इसकी डेथ हो जाएगी क्रांति में हिस्सा लेने के कारण, ठीक है। यह उर्दू भाषा को जानता था और इसकी एक कलम थी जिससे उर्दू भाषा का कुछ लिखता रहता था ये, ठीक है। कलम का नाम था जफर इसलिए इसका नाम जफर भी रखा गया है। 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, फिर अंग्रेजों ने इसको म्यांमार भेजकर मार दिया गया और घोषणा करवाई कि मुगल शासक का जो पद है ना इसको समाप्त कर दिया गया है और भारत के अंदर से मुगलों का पूरा संपूर्ण तरीके से सर्वनाश कर दिया गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंद कर दिया गया है। अभी जो भारत में शासन होएगा वो क्राउन का शासन होएगा। मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन वाले लोग यहाँ पे क्राउन का शासन लेके आए हैं, ठीक है। अब कंपनी वंपनी का शासन नहीं रहेगा, क्राउन का शासन चलेगा 1857 से लेके 1947 तक। क्योंकि अंग्रेजों को यह आभास हो गया था कि कंपनी के शासन से काम चलेगा नहीं। क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी कि ऐसी क्रांति अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर दी जाए तो अंग्रेजों का पूरा चिट्ठा साफ हो जाएगा यहाँ से भारत के अंदर से। फिर ये लेके आए क्राउन का शासन। अच्छा, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैसे मारा गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय था 80 वर्ष का और भारत के अंदर जब 1857 की क्रांति चालू होने वाली थी तो उससे पहले क्रांति का नेता चुना गया इसको बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो कि हिंदुओं की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला मुगल बादशाह बना, ठीक है। फिर जब अंग्रेजों ने क्रांति को दबा लिया, प्रत्येक जगह पे अलग अलग तरीके से क्रांति चालू हुई 10 मई को और चालू होनी थी 31 मई को। इस वजह से हम क्रांति को हार गए और बहुत ऐसे एक दो वजह तक ये रही और कुछ ऐसी वजह रही कि हमारे हिंदू नेताओं ने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से हमारी सारी रणनीति फेल हो गई थी तो हम ये पूरी क्रांति हार गए। क्रांति हारने के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय है इसको पकड़ा गया और इसके सारे बच्चों को, इसकी पत्नी को, म्यांमार देश है एक अपने इंडिया के बगल में ही पड़ता है बिल्कुल, जैसे ये इंडिया है पूरी इंडिया की साइड म्यांमार नाम की कंट्री है, वहाँ पे इसको म्यांमार के रंगून में भेजा गया। वहाँ पे भेज के इसको फांसी लटकाई गई और फांसी लटकाने से पहले इसके बेटों को दिल निकाला गया और इसके मुंह में डाल दिया गया, इसकी पत्नी को वहीं पे मार दिया गया। तो ऐसे पूरा जलील करके मारा गया थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। फिर इसकी डेथ हो जाती है और मुगल बादशाह की सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ कंप्लीट कर ली हैं, बाबर से लेके हमने बहादुर शाह जफर द्वितीय तक का सफ़र
जारी रखा है। अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने जीरो से लेके बिल्कुल लास्ट सिंधु सभ्यता से लेके पूरी अब तक की हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल में करवाई है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। अलग अलग जगह से मटेरियल ढूंढ ढूंढ के, बहुत अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके फिर तुम्हारे लिए डेट वाइज हिस्ट्री बनाई है पूरी, और अपने आज कंप्लीट कर रहे हैं इसको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अगर आप आगे ऐसी कुछ और सीरीज देखना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं पॉलिटिकल करवाने वाला हूँ और जियोग्राफी करवाने वाला हूँ और कंप्लीट स्टैटिक जीके को ट्रिक के साथ करवाने वाला हूँ और रीजनिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ते रहेंगे और फ्री में आनंद उठाते रहेंगे घर बैठ के, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ बढ़िया सी जानकारी मिली तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच आउट कर रहे हो और जो आपको जानकारी मिल रही है क्या ये काम की जानकारी है आपके लिए, और आप कभी पेपर दे के आए हो तो उस पेपर में कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है या नहीं मिला। पर तकरीबन तकरीबन ऐसी बात है, अगर तुम आगे पेपर देने जाओगे या फिर पेपर दे के आए हो तो यहाँ से जरूर अगर क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुमको, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। अगर तुम भविष्य में कहीं पेपर देने जाओगे तो तुमको पेपर में क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दोगे, क्योंकि इतने डिटेल में हिस्ट्री कोई नहीं करवाता है, ठीक है। और वो भी फ्री में, नहीं जो करवाते हैं तो वो बैच के अंदर करवाते हैं, बहुत महंगे महंगे बैच रहते हैं उनके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।